हेलो बच्चों, लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे उषा कविता। इस कविता के कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। तो आज हम कविता की व्याख्या तो रोज़ की जैसे सीखेंगे ही, साथ में थोड़ा शमशेर बहादुर सिंह के जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये भी तो एग्ज़ाम में आता है ना। तो हम सीखते हैं आज कवि परिचय और साथ में है व्याख्या। ठीक है, तो चलो तैयार हो ना। चलो तो सबसे पहले देखते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म कब हुआ था। तो आप क्या कहोगे? जन्म हुआ था 13 जनवरी सन 1911 में। कहाँ हुआ था? देहरादून में, जो कि अब उत्तराखंड में है। ठीक है, तो जन्म 13 जनवरी 1911, देहरादून उत्तराखंड में। अब उनकी रचनाओं की बात करें तो उनके जो ये हमारी पुस्तक में बताया हुआ है उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि पहली है कुछ कविताएं, ये संग्रह होगा। उसके बाद है कुछ और कविताएं, और उसके बाद है चूका भी हूँ नहीं मैं। चूका भी हूँ नहीं मैं, ये देखो हमने ये इनकी पुस्तक का मुख्य पृष्ठ भी आपके लिए निकाला है। तो ये इनकी पुस्तक का सामने का पेज है। ठीक है, आगे की रचना देखें तो वो थी इतने पास अपने। ये देखो उसका भी पहला पेज देखो मैंने निकाला है। ठीक है, तो पहले हमने 3 रचना देखी थी, अब ये आगे की इतने पास अपने। उसके बाद की उनकी रचना है बात बोलेगी। ये देखो छोटी सी कविता भी है उसमें। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, सत्य का मुख झूठ की आंखें, क्या देखें। देखा, ये कितनी सुंदर छोटी सी कविता है। उसके बाद है काल तुझसे होड़ है। उसके बाद की रचना का नाम है काल तुझसे होड़ है मेरी। इसके अलावा उन्होंने जैसे डिक्शनरी होती है ना, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, वैसे ही उन्होंने उर्दू और हिंदी का कोश भी बनाया है, यानी कि शब्दों के अर्थ बताने वाला जो कोश होता है ना उसको कहते हैं। ठीक है, उसका भी उन्होंने संपादन किया है। और ये देखो, ये जो एक कोई पुस्तक का पहला पेज दिखाई दे रहा है, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। ठीक है, तो ये भी उनकी इस तरह की रचना है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। अब जानते हैं कि उनको सम्मान कौन कौन से मिले थे। उनको सम्मान मिले था साहित्य अकादमी। देखो ये सम्मान इस प्रकार का होता है। इसके अलावा कबीर सम्मान और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित थे। उनका निधन हुआ था 1993 में। कब हुआ? 1993 में, और अहमदाबाद में। ठीक है, और ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब हमने उनके बारे में सामान्य जानकारी तो देख ही ली, थोड़ा सा और उनके बारे में जान लेते हैं कि कवि थे हमारे ये जो शमशेर बहादुर सिंह जी, वो खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले। शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यहाँ कहने का मतलब है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी और उर्दू दोनों को जोड़ते हुए बीच का माध्यम बन गए हैं। दोनों भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया है। उनकी कविताओं में जैसे कोई दोनों ही भाषाओं में संधि हो गई है, मेल हो गया है, उस प्रकार का दिखाई देता है। फिर देखा है, यह संधि एक साहित्य, चित्रकला, संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियतर की है। यहाँ कहने का मतलब है कि ये जो मेल है उर्दू और हिंदी का, उसमें ऐसा लगता है कि साहित्य भी है, जैसे कोई चित्रकला भी है और संगीत भी है। तो दूसरी ओर ऐसा लगता है कि वो बहुत ही कहीं साकार रूप दिखाई देती है, और तो कहीं ऐसी लगती है जैसे कि भौतिक रूप से भले ही वो ना दिखाई दे रही हो, लेकिन हमें महसूस होता है, ऐसा सुंदर उनका वर्णन होता है। और बात करें विचारों की,
तो विचारों के स्तर पर वे थे प्रगतिशील, यानी कि उनके विचारों में ऐसे नहीं कि जैसे पुराने लोग करते हैं वैसे ही करें, नहीं, उनके विचारों में आगे हमें प्रगति दिखाई देती है। और शिल्प के स्तर पर यानी कि कलात्मक स्तर पर देखें तो वो थे प्रयोगधर्मी, यानी कि नए नए प्रयोग करते थे, नए नए प्रकार से वो अपनी कविताओं में प्रयोग करते रहते थे। तो शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। बिंबधर्मी यानी नए नए तरीक़ों से वो अपनी कविताओं में प्रयोग करते रहते थे, नए नए तरीक़ों से हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। ठीक है, उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कुची की अद्भुत कसीदाकारी का मादा रखती है। कहने का मतलब कि वो जिन उपमानों द्वारा हमें कविताओं में कोई दृश्य का वर्णन करते थे, उनके शब्दों से ऐसा लगता था जैसे कोई चित्र में रंग भरे हो, चित्र की रेखाएं हो, बड़े सुंदर स्वर आ रहे हो, जैसे कि सुंदर कसीदाकारी हो, सुंदर चित्रकारी हो। ऐसा उनकी कविताओं में हमें पढ़ने से महसूस हो जाता था, हमें हमारे मन में कोई चित्रात्मक वर्णन हो जाता था, है ना, इसलिए कहते हैं। ठीक है, और उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाता है। यानी उनका जो मन में जो चित्र उनके पैदा होते थे और उन चित्रों को जो ये वर्णन करते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे मतलब बिल्कुल कोई उनका मन उन कलाओं को बिल्कुल जैसे उन शब्दों में ऐसा वर्णन कर देता था कि जैसे कोई भाषा में अवर्णनीय लगता था। ठीक है, अब बात कर रहे हैं उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की थी। अब देखो यहाँ क्या कहना चाहता है कि जो उनके शब्दों का माध्यम होता था वो दूसरों से अलग होता था, वो उन माध्यमों से नहीं करना चाहते थे, वो उन बंधनों को तोड़कर नए तरीके से अपनी कविताएं प्रस्तुत करना चाहते थे। इसीलिए वो कहते हैं, ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। ये जो पुराने माध्यम हैं, जो पुराने तरीके हैं, मैं उस तरह से नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे क्षमा करना, मैं उससे पार जाना चाहता हूँ। ठीक है, और कह रहे हैं कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। यानी उनकी जो कहने की बात होती थी, उनकी जो कथा होती थी, जो जैसे कि कोई भी कहानी होती है ना, कहने का जो विषय वस्तु होती है वो, और शिल्प यानी कि उनकी जो सौंदर्य शब्दों को प्रस्तुत करने का, भाव प्रस्तुत करने का जो तरीका था, ये दोनों ही स्तरों पर कविता का मिजाज उनका अलग ही होता था। और उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक उन्होंने सर्वनामों और क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। ठीक है, उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। तो कहने का मतलब जैसे अन्य कवि ज़्यादा संज्ञाओं को और विशेषणों का प्रयोग करते हैं, उन्होंने इस तरह से प्रयोग नहीं किया, उनका एक अलग अंदाज था। तो चलो अब हम कविता सीखते हैं। ठीक है, देखो अब मैं थोड़ा सा तुमको कविता पढ़ने से पहले थोड़ी एक और बात बता देती हूँ कि जैसे कवि को ये जो सूर्योदय का समय इसमें बताया है इस कविता में, वो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई काली शिला है। ठीक है, शिला यानी कि कोई काला बड़ा पत्थर है। ठीक है, इस काले बड़े पत्थर पर जैसे कोई केसर ढुल गई हो, ऐसा। ठीक है, कवि को ये आकाश ऐसा लगता है जैसे काला पत्थर था और उसके ऊपर केसर ढुल गई हो, गिर गई हो। ठीक है, एक तरफ कवि ने बताया है कि मुझे ये प्रातः काल का, भोर का वर्णन ऐसा लगता है जैसे ये कोई काली है, ये स्लेट का मतलब काला कलर का, हम जो पढ़ते थे उस वक्त ऐसे पाटी आती थी, पाटी को स्लेट भी कहते थे, पाटी भी कहते थे, उसमें हम पेन से लिखते रहते थे। ठीक है, वो जो एक मिट्टी की पेंसिल आती थी उससे लिखते थे। तो कवि को क्या लगता है कि ये कोई स्लेट है काली काली और उसके ऊपर लाल रंग से ऐसे कोई चौक मल दी हो, ऐसा लग रहा है। अब ये आकाश है, वो लग रहा है इनको स्लेट जैसा, और ये जो सूरज की किरणें हैं वो इनको ऐसी लगती है जैसे कि
लाल लाल खड़िया चौक मल दी हो। तो इन दो तरीकों से उन्होंने इस सूर्योदय का वर्णन किया है। चलो अब कवि के शब्दों को हम देखते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः नभ, नभ मतलब आकाश, ठीक है। बहुत नीला शंख जैसे आकाश था, वो नीला था। किसके समान नीला था? शंख के समान। तो यहाँ हो गई उपमा, ठीक है। तो ये उपमा अलंकार कहते हैं। और भोर का नभ यानी सुबह का आकाश, राख से लीपा हुआ चौका। हाँ, एक और कह रहे हैं कि भाई हमारा ये चूल्हा है, ठीक है, ये चूल्हा है मान लो, और यहाँ हम लकड़ियों से जलाते हैं। तो इस चूल्हे को जब नीप देते हैं, कोई मिट्टी से गोबर से ऐसे नीपते हैं ना, लेकिन यहाँ कवि कह रहे हैं कि ये चौका, ये जो रसोई का जो भाग है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे कोई राख से, ये देखो राख जैसा लिख रहा है ना, तो ऐसा लगता है राख से लिपा हुआ। और जो मौसम में नमी लग रही है, इसलिए कवि कह रहे हैं कि जैसे ऐसा लग रहा है कि वो अभी गीला पड़ा है। कैसा पड़ा है? गीला पड़ा है। बहुत काली सील, बहुत काली ये रही सील, जरा से लाल केसर से, किससे? लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो। जैसे ऐसे लगता है लाल केसर इसके काली शिला पर गिर गई है, धुल गई है, ठीक है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने। स्लेट पर ये लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने। तो कवि की कल्पना तो बिल्कुल अलग ही है। कहाँ शिला बताई है, कहाँ स्लेट बताया है, कहाँ चौका बताया है। तो ऐसे तो हमने बिंब कभी देखे ही नहीं है। इसीलिए तो हमने देखा कवि परिचय में कि उनका बिंब विधान कुछ अलग ही होता है। तो अब हम हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इसको पढ़े तो हम सबसे पहले लिखेंगे कठिन शब्दार्थ। जैसे लिखेंगे नभ मतलब आकाश, चौका मतलब रसोई करने का स्थान कह दो, ठीक है। और सील का मतलब हो गया मसाला, मसाला पीसने का पत्थर। ये हमने कठिन शब्दार्थ लिख दिया। अब देखते हैं प्रसंग। तो हम प्रसंग में कहेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता उषा से लिया गया है। इसमें कवि ने सुबह का समय का यानी कि प्रातः काल के समय का जो प्रकृति का वर्णन है उसको बड़ी ही सुंदर तरीके से किया है। उन्होंने सुबह का समय के आगमन के समय जो आकाश में दृश्य बार बार अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है उसका इस पद्यांश में वर्णन किया है। तो ये तो हो गया प्रसंग, ठीक है। और व्याख्या तो आप अभी मैंने बताया इसलिए समझ ही गए हो, ठीक है। बात करते हैं विशेष की। तो विशेष में हम कह सकते हैं कवि ने प्रातःकाल के समय का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उनकी भाषा सरल है, सुबोध है, ठीक है। और भाषा में कहीं कहीं हम देखते हैं तत्सम शब्दों का प्रयोग भी है और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है। अलंकार में देखें तो उपमा अलंकार अभी मैंने बताया था कि भाई शंख जैसे है। और ये देखें जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे काली सील पर केसर हो गई हो, स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो। तो इनमें हम देख सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो इस प्रकार दो अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। अगर अब आपने ये बहुत अच्छे से व्याख्या समझ ली ना, अब चाहे कैसे ही छोटे छोटे प्रश्न क्यों न आ जाए, तो जैसे पहला प्रश्न मान लो आ जाए एग्ज़ाम में कि प्रातः का नभ था, उसकी समानता किससे की गई है, तो आप कह सकते हो कि नीले शंख से की है, ठीक है। और किससे की है, तो तुम कह सकते हो कि राख से लीपे हुए चौके से। तो अगर पूछा जाए कि किस से कितनी बार, है ना, अलग अलग मतलब कितनी प्रकार की उन्होंने समानता बताई है, तो सभी प्रकार की बता सकते हो कि नीले शंख जैसे बता रहे हैं, राख से लिपे हुए चौकों के बारे में से मतलब समानता बताई है। फिर कह सकते हो कि सील पर, काली सील पर जैसे लाल केसर धुल गई हो वैसा बताया है।
उसके अलावा ये भी कह सकते हो कि स्लेट पर खड़िया चौक मल दी है, उससे समानता बताइए। तो आप इस तरह से प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हमारा कविता का बचा हुआ और बाकी का पद्यांश। अब देखो, ये यहाँ पर थोड़ा सा पहले मैं चित्रों से समझा देती हूँ तो और अधिक अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पानी कैसा दिख रहा है, नीला नीला। ठीक है, इसमें कोई मान लो बच्चा है, ये तैर रहा है, उसका शरीर एकदम गोरा है, चमकता हुआ है, और पानी हिल रहा है तो ऐसा लगता है उस पानी में उसका गोरा रंग का शरीर है, वो भी चमकता हुआ और हिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। और जब ये बच्चे का पानी का ऐसा दृश्य बताते हैं तो कवि को जो आकाश है उसमें भी इस प्रकार की समानता दिखाई देती है। चलो हम कवि के शब्दों को पहले देखते हैं, समझते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। देखो आ गई ना बात। नीले जल में, ये जैसे कि नीला जल है, उसमें किसी की गौर झिलमिल देह यानी गोरे रंग की चमकती हुई शरीर, चमकता हुआ शरीर है, वो जैसे हिल रही है ऐसा कवि को लगता है। और जब सुबह होता है तो ऐसा लगता है जादू टूटता है, सूरज उग जाता है तो ये सारे जो कवि को दृश्य दिखाई देते हैं वो सारा ही जादू टूट जाता है। इस उषा का, कौन सा जादू, ये जो सुबह का समय था उस उषा का जादू टूट जाता है और अब सूर्योदय हो रहा है। तो देखो यहाँ कहने का भाव ये है कि जब आकाश मान लो नीला नीला था, ठीक है, ये सूरज जैसे निकल रहा था, ये उसकी रोशनी निकल रही थी, आकाश नीला नीला था या स्लेट जैसा था, ठीक है, तो उस समय कह रहे हैं कि जैसे ही सूरज निकला तो सूरज की जो किरणें निकली ना, तो वो किरणें कवि को आकाश में ऐसी लग रही है जैसे कोई नीले पानी में किसी का गोरा चमकता हुआ शरीर हिल रहा हो। क्योंकि हवा होती है तो हवा से कवि को ऐसा लगता है कि ये सूरज की जो किरणें निकल रही है ना, ये एकदम गोरे देह जैसी है, और ये आकाश है नीले पानी जैसा है, और हवा की वजह से किरणें हिल रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी की गौर देह झिल मिल रही हो, यानी कि हिल रही हो। ठीक है, तो इस तरह से कवि ने समझाया है। और जैसे ही एकदम सूरज एकदम उजाला लेके आ जाता है पूरा, तो बस सारी ये चीज़ें जो नीला न, ये जो राख जैसा न, ये जो ये इसमें दिखाई दे रहा है चमकता हुआ, ये सब बातें एकदम ऐसा लगता है ख़त्म हो जाती है और जादू टूटता है। इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो देखा आपने कितना सुंदर कवि ने वर्णन किया है, ऐसा हम तो सोच भी नहीं सकते, इतना अच्छा बताया है। तो इस प्रकार आप लोग बहुत अच्छे से इनके सभी प्रकार के प्रश्नोत्तर देख सकते हो और व्याख्या भी कर सकते हो। ठीक है।